हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल से उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर कुमाऊँ का चंदवंश हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो चंदवंश के हमने के साक्षी यहाँ पर पढ़े, स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे वंशावली, चंदकालीन अभिलेख, मुस्लिम साहित्य, परमार वंश का इतिहास, स्मारक, नेपाल का इतिहास से हमें क्या है, चंदों का शासन का पता चलता है कि कुमाऊँ में चंदों का शासन रहा। ठीक है। उसके बाद इतिहासकार एटकिंसन के द्वारा बारे में हमने पढ़ा था कि ये कीट विज्ञान शास्त्री थे। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और सर्वप्रथम इन्होंने इतिहास उत्तराखंड के इतिहास का कर्मद वृत्तांत लिखा था इन्होंने। इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी 15 सितंबर 1890 को ब्राइट्स रोग से। और इनके द्वारा एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, मानचित्रकार जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया था ईटी एटकिंसन मूलतः क्या थे, तो वो आयरिश कीट विज्ञानी थे। उसके बाद हमने चंदवंश के संस्थापकों के बारे में पढ़ा था। दो राजाओं के संस्थापक माना जाता है, सोमचंद, थोरचंद। ठीक है। सोमचंद को एटकिंसन और बद्दत पांडे ने कहा, थोरचंद को हरदीप जोशी, फ्रेजर, यशवंत कटोच, हैमिल्टन इन्होंने कहा। वंशावली में थोरचंद कौन सा राजा था? 23वां राजा था। अभी हम उसको 23वें राजा में ही पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद किंगडम ऑफ नेपाल, एक जो फ्रांसीसी हैमिल्टन ने पुस्तक लिखी थी, उसमें भी क्या है, थोरचंद को ही यहाँ पर राजा बताया गया है। और इन्होंने कहा कि जो एटकिंसन, वाल्टन और बद्दत पांडे, इन्होंने कहा कि ये झूसी से आए और इलियट ने कहा कि ये झांसी से आए थे। ठीक है। उसके बाद में सोमचंद के बारे में पढ़ा था। तो सोमचंद शिव के काफ़ी उपासक था। इनकी राजधानी चंपावत में थी और वीरदेव की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। राजबुंगा राजबुड्डा किला इन्होंने बनाया था। और चाराल व्यवस्था सर्वप्रथम इन्होंने बनाई थी, जिनमें इन्होंने राजबुंगा बुड्ढा के किला के चारों तरफ इन्होंने चाराल व्यवस्था रखी, यानी 4 किलेदार रखे थे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। जिनमें से तड़ागी जो है, तड़ागी का जो राजा था हमारा सेनापति इनका, कालो तड़ागी, वो इनके क्या है, पहले युद्ध में मारा जाता है। जब इन्होंने खस राजाओं के साथ युद्ध किया था राज्य विस्तार के लिए, तो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। ओके। और ये सोमचंद की पहली विजय थी। फिर उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद ने की थी, मेहरा और फतेहाद दल पर नियंत्रण करके। उसके बाद चौधानी ब्राह्मणों की उन्होंने नियुक्ति की थी, जिसमें जोशी, सिमटिया, बिष्ट, पांडे ये क्या इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद इसमें याद रखने वाली चीज़ है, जो सर्वप्रथम इन्होंने एप्पण कला की शुरुआत इन्होंने सर्वप्रथम की थी और ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति इन्होंने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है। एप्पण कला की शुरुआत सर्वप्रथम किस राजा ने की थी? सोमचंद ने। और बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किस राजा ने की थी? तो वो भी सोमचंद ने की थी। जागेश्वर में बंदियों को निर्माण इन्होंने किया। फिर राजा यत्चंद पड़ा था, राजा पूर्णचंद पड़ा था। तो पूर्णचंद जो है शिकार में मस्त रहता था। उसके बाद हमारा जो अगला राजा बनता है राजा इंद्रचंद। ठीक है। तो 758 से 778 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो ये राजा पूर्णचंद के पुत्र थे। तो राजा इंद्रचंद जो थे, इन्होंने क्या किया था, रेशम कीट को तिब्बत से कुमाऊं लाया था। अब तिब्बत से कुमाऊं तो लाया, बट तिब्बत में आया कहाँ से? तो सर्वप्रथम जो है राज्य सोंगजांग गापो, जो कि तिब्बत में एक राज्य है, सांगजोंग गापो। तो वहाँ की जो महारानी थी, उन्होंने 7वीं शताब्दी में क्या किया था, चीन से जो रेशम कीट लेकर आई थी। ठीक है। रेशम 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 के कीड़े लेके आई थी और इसने क्या किया, अपने वहाँ पर कारोबार चलाया इस चीज़ का। और इस चीज़ से इंद्रचंद को पता चला, तो इंद्रचंद ने भी कहा कि यार मुझे भी ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये क्या करता है, जाता है तिब्बत में, और तिब्बत से क्या है, रेशम कीट लेके आता है कुमाऊं में और यहाँ पर रेशम का कारोबार खोलता है। और इसमें जो कामगार थे, इसमें जो काम करने वाले जो भी व्यवसायी थे, उन सबको क्या कहा जाता है, पटुआ या पट्टोवा कहा जाता था। ठीक है। उस टाइम पे नहीं, क्या है, जो भी मतलब रेशम रेशम कारोबार में जो काम करता था, उसे क्या है, पटुआ या पट्टोवा कहा जाता था। तो पट्टोवा, रंगवाली, पटवाली, पटरंगवाली की शुरुआत भी, जो पत्रिका थी वो, इनकी शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी, राजा इंद्रचंद के टाइम पे। तो ये जो थी, ये सभी क्या थी, पटोवा, रंगवाली, पटवाली, पटरंगवाली, ये सब क्या है, अफवाह व झूठी खबरें थी। ठीक है। उसके लिए प्रचलित थी ये। उसके बाद तो इन्होंने इनकी यहाँ पर इनके बारे में हम इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सर्वप्रथम जो है रेशम कीट लेकर आए थे, कहाँ, कुमाऊं में। और इसके कामगारों को पटुआ या पट्टोवा कहा जाता था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, पटुआ या पट्टोवा कैसे कहा जाता है। उसके बाद अगला राजा हमारा बनता है राजा वीणाचंद। तो अब वीणाचंद के बारे में हम क्या कहें, इन्होंने इसके टाइम पे खसों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। एक्चुअली इनका क्या था, इनकी कोई भी संतान नहीं थी, भोग विलास में ही इनका जीवन पूरा व्यतीत हुआ। और इसकी मौत के बाद तक फिर इनका यहाँ पर खसों का आक्रमण होता है और खस क्या करते हैं, इसको
हरा देते हैं। इसकी 60, अब ये इसके बारे में फैक्ट की बात करें तो इनकी 60 रानियां थी, वीणाचंद की, राजा वीणाचंद की 60 रानियां थी, परंतु 60 रानियों में से उनकी एक भी संतान नहीं थी। ठीक है, और जब संतान ही नहीं थी तो इसके बाद राजा किसने बनना था, तो खसों ने यहाँ पर क्या है, वीणाचंद को मार देते हैं और यहाँ पर खस किया करते हैं, अपना शासन स्थापित करते हैं। तो 200 माना जाता है कि 200 वर्षों तक खसों ने यहाँ पर शासन किया था वीणाचंद के बाद। अब 200 वर्ष बाद हमारे जो खस राजा जो हमारे यहाँ पर रहे 200 वर्षों तक, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट राजा थे वो तो बीजड़, जीजड़ और जाजड़। ठीक है, तो 3 राजा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, जिनके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, जीजड़, बीजड़, जीजड़ और जाजड़। ठीक है, उसके बाद आपका पूरे एक साल 200 साल बाद 1065 में से 1080 तक राजा वीरचंद यहाँ पर राजा बनते हैं। तो राजा वीरचंद आए कैसे कैसे, तो खसों के शासन के से परेशान हो गई थी जब जनता। ठीक है, तो वीरचंद को राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया कि हाँ भाई जा, अब तुझे राजा बनाना है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, एक सरदार था जो श्री सोन खड़ायन। ठीक है, तो श्री सोन खड़ायन एक सरदार था जिसकी सहायता से ये उस एक मजबूत सेना बनाएगी और खसों को यहाँ से भगा दिया गया। तो उस समय जो खस राजा था 200 साल बाद, जो अंतिम राजा इनका था वो था सोपाल, राजा शोपाल। तो राजा सोपाल को इनके द्वारा मार दिया जाता है, किसके द्वारा, वीरचंद यार जो श्री सोन खड़ायन था, सरदार था, उनकी सेना द्वारा इसे क्या है, मार दिया जाता है। तो इस प्रकार एक बार फिर से वीरचंद द्वारा क्या है, चंद वंश का स्थापना होती है। अब वीरचंद द्वारा इस स्थापना हो गई। ठीक है, इसके बाद 1177 से 1195 ईस्वी तक यहाँ पर राजा नानकी चंद क्या है, यहाँ पर शासन करते हैं। अब राजा नानकी चंद के बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्होंने कार्य किए नहीं, बट इनके टाइम का हमें क्या है, काफ़ी जो अभिलेख है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड का ही गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, जिसमें कहा गया है कि 1191 ईस्वी में यहाँ पर क्या अशोक चल का आधिपत्य था। सहणपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में भी अशोक चल को शिवालिक पहाड़ियों की स्थित जो खस देश था वहाँ पर क्या राजाधिराज कहा गया। तो जो खस देश था कहाँ पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर, तो वहाँ पर वहाँ का राजाधिराज बताया गया अशोक चल को, किसमें, सहणपाल, सहजपाल और पुरुषोत्तम सिंह, इनके जो बोध गया शिलालेख है उसमें ऐसा लिखा गया है। और जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है वो भी नानकी चंद का टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला राजा हमारा आता है थुअरचंद। ठीक है, तो थुअरचंद ऐसा हमारा 23वां राजा, 1261 से 1275 तक इनका शासन रहा। तो थुअरचंद को क्या है, संस्थापक माना जाता है हर्षदेव जोशी, फैजल साहब, फ्रांसिस हैमिल्टन, यशवंत कटोच, इनके अनुसार क्या है, चंदू का संस्थापक इसे कहा गया, थुअरचंद को। तो अगर थुअरचंद को राजा कह रहे तो उस हिसाब से तो अगर हम देखा जाएगा 200 साल तक यहाँ पर खसों का शासन रहा, तो उसके बाद तो वीरचंद यहाँ पर फिर से इन्होंने शासन चंदवंश की स्थापना की थी। तो वीरचंद को यहाँ पर संस्थापक माना जाना चाहिए था, बट वीरचंद को संस्थापक ना मानते हुए यहाँ पर थुअरचंद को संस्थापक माना जाएगा, जो कि हमारा 23वां राजा रहा है चंदवंश का। अब इनके टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या है, जो सिरा प्रति है, ठीक है, वंशावली में जो सिरा प्रति है उसमें से थोरचंद का जो उल्लेख है वो थोर अभयचंद के नाम से हुआ है। ठीक है, किस नाम से हुआ, थोर अभयचंद के नाम से हुआ है। और गढ़सार कूट जो ताम्रपत्र है उसमें भी क्या है, इसको थोहरत अभयचंद कहा गया। क्या कहा गया, थोहरत अभयचंद। गढ़सारा कूट जो ताम्रपत्र है, गढ़सारा ताम्रपत्र, उसमें क्या गया, थोरत अभयचंद कहा गया। और जो सीरा से जो हमें प्रति प्राप्त होती है उसमें थोर अभयचंद कहा गया। ठीक है, बाकी तो इस चीज़ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इसको किस तरीके से यहाँ पर संस्थापक माना गया है, और बाकी इसके टाइम पीरियड का कोई कार्य हमें नहीं मिलता है। ठीक है, बस इतना ही है कि इसे संस्थापक कहा गया। तो थोरचंद में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसमें सिरा प्रति में से थोर अभयचंद और गढ़सारा कूट प्रमाण पत्र में से थोरत अभयचंद कहा गया। और है कौन ये, थोरचंद। अगले हमारे राजा आते हैं राजा त्रिलोकचंद। ठीक है, तो त्रिलोकचंद जो है इन्होंने अपने शासनकाल में, इसका कुछ ज़्यादा भूमिका तो नहीं है, परंतु इनके इसमें थोड़ा बहुत बातें कही गई है। जैसे इन्होंने भीमताल में किले का निर्माण किया। ठीक है, छकाता राज्य पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी
और राज्य का इन्होंने विस्तार किया। बस इतना चीज़ आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखनी है कि नैनीताल में इन्होंने भीमताल किले का निर्माण किया और वहीं इन्होंने छकाता राज्य पर विजय प्राप्त की और इस तरीके से इन्होंने चंपावत से लेकर नैनीताल वाले क्षेत्र को भी इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में लाया। ओके, इसके बाद हमारा एक राजा आता है, राजा अभयचंद। तो ये काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, तो राजा अभयचंद जो हमारे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें इनके शासनकाल में यहाँ पर मिली है जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो 1360, ये 1344 से 1374 तक इनका यहाँ पर शासन रहा। तो 1360 ईस्वी में का जो मानेश्वर मंदिर है जो कि चंपावत में अभी है, ठीक है, 1360 का जो मानेश्वर मंदिर है जो कि चंपावत में है, यहाँ से हमें एक मादली भित्ति शिलालेख मिला है। कौन सा मिला है? मादली भित्ति शिलालेख हमें यहाँ से मिला है, जिसमें डॉक्टर राम सिंह ने इसकी खोज की थी और कहा जाता है कि ये मादली भित्ति लेख जो है ये पुत्र प्राप्ति की खुशी में लिखा शिलालेख खुदवाया गया। ठीक है, तो राजा अभयचंद की जब संतान हुई थी तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये लेख छपवाया गया था, खुदवाया गया था। ठीक है, तो मादली भित्ति लेख किसका है? राजा अभयचंद जी का है, 1360 ईस्वी का। ओके, जो कि डॉक्टर राम सिंह ने खोजा था और कहाँ था ये? मानेश्वर मंदिर में मिला ये। ठीक है, चंपावत में। उसके बाद अगला एक और शिलालेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बालेश्वर मंदिर में, जो एक लेख मिला है लघु स्तंभ लेख। तो ये भी चंपावत में ही है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर से लघु स्तंभ लेख मिला है जिसमें कीर्ति स्तंभ की स्थापना और भूमिदान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था किसने? आपका अभयचंद ने। और भूमिदान का उल्लेख भी हमें इस लेख में मिलता है, किसमें? लघु स्तंभ लेख में। अगला हमारा 1396 ईस्वी में चौको निबोरा शिलालेख, चौको निबोरा शिलालेख है जो कि चंपावत में है। 1396 ईस्वी में इन्होंने खुदवाया गया था, ये बनाया गया। तो सोर के राजा वीर ब्रह्मदेव और उनकी पुत्री रमा देवी की जानकारी हमें इसमें मिलती है, किसमें? चौको निबोरा शिलालेख में। किसकी? सोर के राजा वीर और ब्रह्मदेव व उनकी पुत्री रमा देवी की जानकारी हमें मिलती है। और एक और हमें ताम्रपत्र लेख मिला है यहाँ पर, कौन सा? गुड़सारी ताम्रपत्र लेख। तो ये कहाँ पर मिला था हमें? लोहाघाट में। तो गुड़सारी ताम्रपत्र लेख जो है वो हमें कहाँ मिला था? लोहाघाट में मिला था। तो एक बार हम यहाँ तक रिकॉल कर लेते हैं। तो राजा इंद्रचंद से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो राजा आत्मचंद आए, राजा पूर्णचंद आए, फिर उसके बाद इंद्रचंद आए। तो इंद्रचंद को क्या है? रेशम की ईंट इन्होंने कहाँ से? तिब्बत से कुमाऊं में लेकर आए थे और इसमें कारोबार इन्होंने यहाँ पर खोला। तो इसमें कामकारों क्या है? पटवा या पटोवा कहा जाता था। राजा वीणाचंद हमारा है, इन्होंने यहाँ पर इसके टाइम पे खसों का आक्रमण हुआ था, तो इनकी कोई भी संतान नहीं थी इनकी। ठीक है, और इसके बाद 200 वर्ष तक यहाँ पर खसों का शासन रहा और फिर 200 वर्ष के बाद फिर से यहाँ पर पुनः क्या है? श्री सोन खड़ायन सरदार की द्वारा जो सैनिक बनाए गए थे, सेना, उनके द्वारा क्या है? जो खस राजा सोपाल था उसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है और वीरचंद यहाँ पर उसको फिर से यहाँ पर 1065 में यहाँ पर राजा बनाया जाता है। फिर राजा नानकी चंद आता है। तो इनके टाइम पीरियड में हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिलता है जिसमें 1191 में अशोक चल का आधिपत्य था, ऐसा लिखा है उसमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। फिर राजा थोरचंद आता है जिनको हम चंद्रवंश का संस्थापक भी कहते हैं कुछ इतिहासकार। तो सीरापर्ती में इसे अभयचंद और गढ़सारा कोट ताम्रपत्र में से थोरत अभयचंद कहा। फिर राजा हमारे त्रिलोकचंद आए जिन्होंने भीमताल किले का निर्माण किया और छकाता राज्य पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इस तरीके से इन्होंने चंपावत के साथ साथ नैनीताल पर को भी अपने राज्य में मिला दिया। फिर हमारा अगले राजा है राजा अभयचंद जो कि 1360 ईस्वी का मानेश्वर मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। मानेश्वर मंदिर में से हमें एक मादली भित्ति लेख यहाँ पर मिला। ठीक है, जो कि डॉक्टर राम सिंह ने ढूंढा था। ठीक है, और पुत्र प्राप्ति के लिए ये लेख खुदवाया गया है, ऐसा इसमें लिखा था। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे बालेश्वर मंदिर जो लघु स्तंभ लेख मिला, वहाँ पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना इन्होंने यहाँ पर की थी एवं भूमिदान का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चंपावत में। उसके बाद एक और चौकुनी ब्योरा शिलालेख यहाँ पर मिला था 1396 में, जिसमें क्या है? सोर के राजा वीर और ब्रह्मदेव और उनकी पुत्री रमा देवी की जानकारी मिलती है। और अगला हमें मिला था गुड़सारी ताम्रपत्र लेख। ठीक है, जो कि लोहाघाट में
था। उसके बाद बात करते हैं हम गरुड़ ज्ञानचंद की। ठीक है, तो राजा ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो 45 वर्ष इनका शासन रहा यहाँ पर 1374 से 1419 तक। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। तो राजा ज्ञानचंद के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर राजा अभयचंद तक। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। तक ले धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।